हेलो मेरे डियर, तो जितने भी बिहार से आप लोग नर्सिंग के जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के बहुत ही जल्द सपने पूरे होंगे और आप लोग के लिए बहाली बहुत जल्द आने वाला है। जैसा कि आपको पता है, तमाम ऐसे न्यूज़, तमाम ऐसे पेपर कटिंग वगैरह वायरल हो रहे हैं, या फिर जो है विभागीय ये भी कहा गया है कि लगभग 6298 नर्सेज की बहाली होना है। तो जितना भी नर्स के बहाली हो, आप सभी को अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह बहाली प्योर आपके जो है एग्ज़ाम पर बेस्ड होने वाला है। तो अभी से हम शुरू कर चुके हैं आप सभी के तैयारी करने के लिए, और लगभग यह जो है बहाली आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि बिहार में सभी दूसरे स्टेट के लोग भी नर्स के जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मिलती है। तो इसी के कड़ी में आपके तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए चौथा वीडियो आ चुका है MCQ का, जहाँ पे हम लगभग जो है आपको 48 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 50 के आसपास। चलिए शुरू करते हैं। पास्चुराइजेशन, दूध के स्टेरिलाइजेशन की एक विधि के रूप में उपयुक्त रूप से ज़्यादा उबालते हैं। कह रहा है कि पास्चुराइजेशन एक दूध का स्टेरिलाइज करने की विधि है। इनमें से सबसे ज़्यादा किस रूप में उबालते हैं? यह रोगजनक जीवाणुओं को मारता है, यह 20% विटामिन सी को बरकरार रखता है, यह सबसे अच्छी स्टेरिलाइजेशन तकनीक है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या करता है, यहाँ पे आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा है। कहता है पास्चुराइजेशन दूध को स्टेरिलाइजेशन करने की एक विधि के रूप में उपयुक्त रूप से ज़्यादा उबालते हैं। ठीक है, यह रोगजनक जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यह विटामिन सी को बरकरार रखता है, यह सबसे अच्छी स्टेरिलाइजेशन तकनीक है उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, यह अब चूँकि जो दूध होता है उसमें तो विटामिन सी होता ही नहीं है। ठीक है, और यह स्टेरिलाइजेशन के सबसे अच्छा तकनीक है। तो देखिए, पास्चुराइजेशन स्टेरिलाइजेशन के सबसे अच्छी तकनीक है। यह जो है हम कह सकते हैं, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी होगा नहीं, तो यह होगा कि इट किल्स ऑल द स्पोर्स ऑफ पैथोजन, यानी यह सभी प्रकार के रोगजनक जीवाणुओं को मारता है। समझ गए? इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सर्वोत्तम पास्चुराइजेशन दूध के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सा दूध के लिए सबसे ज़्यादा पास्चुराइजेशन, सर्वोत्तम पास्चुराइजेशन दूध के लिए प्रयोग किए जाते हैं? कॉलीफॉर्म काउंट, मेथिलीन ब्लू, रिडक्शन टेस्ट, इंडिकेटर टेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वह कैलीफॉर्म काउंट होता है। ठीक है, कैलीफॉर्म काउंट जो होता है, यह परीक्षण पास्चुराइजेशन में दूध के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट मनुष्य में ट्यूबरक्लोसिस की उपस्थिति को जांच करने के लिए कहते हैं? अब सबसे पहले आपको समझना है ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। तो यह टीबी को हम लोग कहते हैं। तो टीबी के जांच के लिए इनमें सबसे उपयुक्त कौन सा जांच है? वेस्टर्न ब्लॉट, विडाल टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, एलिसा टेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके वेस्टर्न, विडाल, मॉन्टेक्स, एलिसा, इनमें ट्यूबरक्लोसिस के लिए सबसे उपयुक्त जो है वह आपका मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, कहता है RNTCP मामले में मामलों को ढूंढना आधारित है। मतलब RNTCP मामलों में ढूंढना आधारित है, मतलब RNTCP जो होता है रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, यह प्रोग्राम में जो है किसको ढूंढा जाता है? स्पुटम कल्चर, ठीक है, स्पुटम माइक्रोस्कोप, एक्सरे, या फिर मॉन्टेक्स टेस्ट PCR। तो माय डियर, ये जो आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो RNTCP होता है, इसमें स्पुटम का माइक्रोस्कोपी के जरिए चेक किया जाता है, और इस माइक्रोस्कोप पर आधारित होता है अच्छे रिजल्ट के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से सभी बैक्टीरियोसाइडल ATT दवाएं हैं सिवाय किसके? ठीक है, कह रहा है इनमें से सभी बैक्टीरियोसाइडल ATT दवा है सिवाय किसके? रिफाम्सिन, एथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैराजिनामाइड। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा कि बैक्टीरियोसाइडल ATT दवाएं हैं सिवाय किसके? तो इथाम्बुटोल के अलावा ये सब के सब जो है आपके ATT दवाएं हैं। ठीक है, ATT दवाएं हैं।
उसके बाद आता है एक बच्चे को दस्त के साथ निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, प्यास और आंसू अनुपस्थित होता है। ठीक है, कहता है एक बच्चा है और बच्चे को अगर डिहाइड्रेशन है, ठीक है, एक बच्चे को दस्त हुआ और दस्त के साथ में उससे डिहाइड्रेशन है, प्यास लग रहा है, आंसू अनुपस्थिति है, मतलब यह कब होता है? तो आपको यहाँ पे बताना है यह मिल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, कोई नहीं। तो माय डियर, अगर एक बच्चा है जिसको दस्त होता है तो दस्त में उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, पानी निकलने पर निर्जलीकरण होगा ही, जब निर्जलीकरण होगा तो प्यास लगेगा ही लगेगा, और इस कंडीशन में जब बॉडी में जल की कमी होगा तो आंसू का भी अनुपस्थित होगा। तो इससे हम लोग मॉडरेट में जो है मॉडरेट कहते हैं। ठीक है, मॉडरेट होता है, मध्यवर्ती तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे गृह भेंट। होम विजिट के दौरान एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स को जो है एक बच्चा दस्त उल्टी से ग्रसित मिला, मतलब एक नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, और उस नर्स को विजिट करते समय एक बच्चा जो है दस्त और उल्टी से ग्रस्त मिला। ठीक है, तो CHN नर्स को, मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्स को, माँ को पहले क्या तैयार करने के लिए बताएगी? ठीक है, क्या तैयार करने के लिए बताएगी? मौखिक डेक्स्ट्रोज सोडियम, ठीक है, मौखिक रिहाइड्रेशन घोल, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन, मौखिक सलाइन घोल और सेमी सॉलिड खाना। तो एक माता है, देखिए एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वो अपने कम्युनिटी में जाती है विजिट करने घर घर, और उस दौरान एक बच्चा मिल जाता है जो दस्त और उल्टी से ग्रसित है। तो वो जो नर्स है माँ को सबसे पहले क्या तैयारी करने के लिए बोलेगी? तो आपको पता है सबसे पहले उसे ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS जो घोल होता है वह तैयार करने के लिए बोलेगी, ताकि जो है उसके शरीर में जो है एनर्जी मिले, पानी भरपूर मात्रा में मिले ORS घोल तैयार करने से। ठीक है, तो ORS सबसे पहला दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया। आगे है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, कहता है नया WHO RS सांद्रता ऑस्मोलरिटी है, मतलब नया जो WHO का ORS का जो सांद्रता है वह कितना है? 270, 245, 290 और 310। तो इसमें से राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन बी है, 245 जो है WHO का RSO का नया सांद्रता है। ठीक है, सांद्रता मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ORS में क्या उपस्थित नहीं होता है? देखिए ORS से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो ORS में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है? ग्लूकोज, कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा नहीं होता है? इन चारों में कौन सा नहीं होता है? तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं होता है, बाकी पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज ये सब होता है, लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता किस वेसल में फीटल सर्कुलेशन में होता है? मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का सांद्रता जो है किस वेसल में फीटल सर्कुलेशन में होता है? मतलब वेसल मतलब समझ रहे हैं, वाहिका। ठीक है, वाहिका, किस वाहिका में ऑक्सीजन का सांद्रता सबसे अधिक होता है? फीटल के सर्कुलेशन में, भ्रूण के संरचना में। ठीक है, भ्रूण के जो परिसंचरण होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा किस वाहिका में जो है ऑक्सीजन का सांद्रता ज़्यादा होता है? ठीक है ना, बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा नाभि नाल का जो सिरा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अम्बिलिकल वेन जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपके ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। यौना अवस्था का देर से शुरू होना, डिलेड प्यूबर्टी क्या कहलाता है? ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे माय डियर कहता है यौना अवस्था का देर से शुरू होना, टेस्टिकुलर की विकास की अनुपस्थिति। ठीक है, 13 साल की महिलाओं में स्तन के विकास की अनुपस्थिति, 15 साल की उम्र में प्राइमरी एमिनोरिया के साथ समान स्तन में विकास। ठीक है, और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर उसमें यौना आरंभ अगर देरी से होगा, ठीक है, तो मेल होगा तो उसमें जो टेस्टिकुलर का विकास होगा वह अनुपस्थित दिखेगा। ठीक है, अगर फीमेल है तो 13 साल की महिलाओं में स्तन का विकास जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, 15 साल की उम्र में प्राइमरी एमेनोरिया के साथ
समान स्तन में विकास दिखाई देगा, यानी उपरोक्त में से सभी। यानी यौन आरंभ में अगर डिले होगा तो अगर मेल है तो मेल का जो अंडकोश होता है टेस्टिकुलर, उसमें विकास नहीं रहेगा। 13 साल के उम्र में भी महिलाओं में यानी लड़कियों में जो है स्तन विकास अनुपस्थित दिखेगा। 15 साल की उम्र में जो प्राइमरी एमिनोरिया होता है उसके साथ समान स्तन का विकास दिखेगा, यानी इनमें से सभी जो है इसका सही होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। फिर से कह रहा है, बहुत अच्छा है। प्लेसेंटा से हर मिनट कितना रक्त भ्रूण को जाता है? अब आप लोग को पता होगा, ठीक है, कि यह अगर यूट्रस है तो यूट्रस में प्लेसेंटा लगा होता है। इसी प्लेसेंटा से जो है आपको फीटस को जो है ब्लड मिलता है। ठीक है, तो कहता है प्लेसेंटा से हर मिनट कितना ब्लड जो है इस भ्रूण को मिलता है। कितना, हर मिनट कितना मिलता है? 200 ml, 300 ml, ठीक है, उसके बाद जो है 400 ml और 500 ml। तो आपको पता होना चाहिए हर मिनट जो है 500 ml जो है, ये चीज़ें ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए। ठीक है, प्लेसेंटा से हर मिनट कितना रक्त भ्रूण को जाता है? ठीक है, 500 ml जाता है। ओके, एक महिला का मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन जो है 31 जनवरी का है तो डिम्ब क्षरण ओवुलेशन होगा। आपको बताना है एक महिला का जो मासिक धर्म है, ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। ठीक है ना, एक महिला है, बातें ध्यान से सुनिएगा। एक महिला है, ठीक है, महिला का मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन 31 जनवरी का है। ठीक है, तो उसका ओवुलेशन कब होगा? ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे उसका जो है ओवुलेशन कब होगा? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी, 20 जनवरी। तो एक महिला अगर मासिक धर्म 15 जनवरी का है, मासिक धर्म अगर 31 जनवरी का है तो उसका ओवुलेशन जो है कब होगा? तो वह होगा आपका 17 जनवरी। ये चीज़ें ध्यान में आप लोग रखिए। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया कि प्लेसेंटा में एक एर्किडोनिक एसिड का संश्लेषण कहाँ होता है? हमसे ये पूछ रहा है कि प्लेसेंटा में एर्किडोनिक एसिड का संश्लेषण होता है, कहाँ पे होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, फॉस्फोलाइपेस A2। हमसे ये पूछ रहा है कि प्लेसेंटा में एर्किडोनिक एसिड का संश्लेषण सिंथेसिस कहाँ होता है? तो आपको पता होना चाहिए फॉस्फोलाइपेस A2 में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो है एर्किडोनिक एसिड का संश्लेषण फॉस्फोलाइपेस A2 में होगा। ओके, नेक्स्ट है, कहता है बायोकेमिकल, ठीक है ना, बायोकेमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड एमनियोटिक द्रव में उपस्थित रहता है सिवाय किसके? यहाँ पे सीधा पूछ रहा है कि बायोकेमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एमनियोटिक द्रव में उपस्थित होता है उसमें सब रहता है, लेकिन इन चारों में सिवाय किसके? ठीक है, एक ऐसा है जो आपके इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, वह कौन है? प्रोटीन है, लिपिड एवं ग्लूकोज है, यूरिया और क्रिएटिनिन है और अमोनिया है। तो यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ, एक इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा? अमोनिया होगा। ठीक है, अमोनिया जो होगा आपका, ये वाला अमोनिया, यह आपका बायोकेमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड एमनियोटिक द्रव में उपस्थित रहता है। ठीक है, सिवाय किसके? प्रोटीन हो गया, लिपिड ग्लूकोज हो गया, यूरिया और क्रिएटिनाइन हो गया, यह सब बायोकेमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट अमोनिया जो है, अमोनिया का होता है NH3, यह आपका कार्बनिक नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अमोनिया इज द राइट आंसर है, यह आपके नहीं पाया जाता है उसमें। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चलिए, ये हो गया आपका। अब आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत शानदार प्रश्न है। कहता है यहाँ पे कि गर्भ अवस्था में योनि का pH होता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी में जो वैजिना होता है उसका pH मान कितना होता है? pH जो होता है वह कैसा होता है? हमसे ये पूछ रहा है कि गर्भ अवस्था में योनि का pH कैसा होता है? एसिटिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, फ्लैक्चुएटिव होता है? तो आपको बताना है। तो गर्भ अवस्था में जो आपका pH होता है योनि का, वह एसिटिक होता है। ठीक है, एसिटिक मतलब क्या होता है? अम्लीय। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फिजिशियन द्वारा एक प्रोसीजर ब्लैडर का एग्जामिनेशन करने के लिए
जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कहता है कि एक फिजिशियन है, ठीक है, फिजिशियन द्वारा एक प्रोसीजर ब्लैडर का परीक्षण यानी मूत्राशय का परीक्षण जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, कोल्पोस्कोपी, यूरेथ्रोस्कोपी, यूरेट्रोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर को क्या कहते हैं? आप लोग को पता होगा कि ब्लैडर जो मूत्राशय होता है, अगर मूत्राशय का जांच अगर डॉक्टर कर रहा है तो वो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, या ब्लैडर की जांच किसके द्वारा किया जाएगा? तो वह होता है ऑप्शन नंबर डी, सिस्टोस्कोपी। ठीक है, सिस्टोस्कोपी इज द राइट आंसर। ओके, आराम आराम से पढ़िए। कहता है एंडोस्कोपी से गर्भाशय गुहा, मतलब एंडोस्कोपी से गर्भाशय गुहा, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत हम अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। कहता है एंडोस्कोपी से यूटेराइन कैविटी को सर्विक्स के द्वारा देखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी के जरिए जो यूटेराइन कैविटी होता है, गर्भाशय के गुहा है, उसमें उसको जो है सर्विक्स के द्वारा देखते हैं। मतलब सर्विक्स के द्वारा हम यूटेराइन कैविटी को एंडोस्कोपी के जरिए देखते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? बताना है कि हम लोग उसको क्या कहते हैं। तो यह होता है हिस्टेरोस्कोपी। ठीक है, क्या चीज़? हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी जो होता है, इसके द्वारा हम यूटेराइन कैविटी को जो है सर्विक्स के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एक कैमरा होता है, ये जितना भी स्कोपी वाला देखिएगा ना, वो सब में कैमरा लगा रहता है और उसी से देखा जाता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए आगे चलिए। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सही है पहचानना है। ठीक है, कथन पहचानना है। बच्चे के जन्म के साथ गर्भाशय, बॉडी और सर्विक्स की मात्रा 1.2 रेशियो होती है, क्या ये सही है? गर्भाशय के जन्म के साथ गर्भाशय, बॉडी और सर्विक्स की मात्रा 1:2 होती है। मतलब कह रहा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ जो यूट्रस होता है, यूट्रस और सर्विक्स का जो वजन होता है, जो मात्रा होता है, 1:2 होता है। तो आपको बताना है। मीनार्की के समय गर्भाशय, बॉडी और सर्विक्स की मात्रा 1:1 होती है। मीनार्की मतलब क्या होता है? कमेंट कीजिए। मीनार्की के समय यूट्रस और सर्विक्स की मात्रा इतना और इतना होती है। मीनार्की के बाद गर्भाशय और सर्विक्स की मात्रा 2 और इतना होती है। यानी मीनार्की के समय 1:1 और मीनार्की के बाद जो है 2:1। ठीक है, सर्विक्स और यूट्रस और सर्विक्स का। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी, यानी यह सब कथन सही है अपने आप में, तीनों कथन सही है। जन्म के समय यूट्रस और सर्विक्स इतना होता है। ठीक है, मीनार्की के समय 1:1 होता है। ठीक है, मीनार्की के बाद गर्भाशय और सर्विक्स इतना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण थियोरिकल प्रश्न है जो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा पूरे यूट्यूब पर। अब यहाँ पे नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए मेरे डियर, डैश निम्नलिखित में से सभी में साइनोटिक हृदय रोग सिवाय किसके? इनमें से 4 कंडीशन दिया गया है। इन चारों में से सभी में साइनोटिक हृदय रोग होता है, सिवाय किसके? मतलब एक ऐसा है जिसमें साइनोटिक हृदय रोग नहीं होगा, बाकी तीनों में होगा। तो वह एक बताना है जिसमें साइनोटिक हृदय रोग नहीं होगा इन चारों में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, TOF, ठीक है, TOF, इसमें साइनोटिक रोग होता ही है। एबस्टीन की एनोमेली, एबस्टीन एनोमेली, ठीक है। उसके बाद है बड़ी धमनियों का स्थानांतरण, ट्रांसपोर्शन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है, पेंटेड डक्टस आर्टीरियोस। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट जो है वह यही है, पेटेंट डक्टस आर्टीरियस। इसमें जो है साइनोटिक हृदय रोग नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी आपको और देखने को मिलेगा। अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जन्म के समय साइनोसिस प्रदर्शित कर सकती है? यहाँ पे हमको ये बताना है कि कौन सा स्थिति जन्म के समय साइनोसिस जो है प्रदर्शित कर सकता है। टेट्रालॉजी फैलेट, ASD, PTA, VSD, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट,
पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियस, ये चारों में से कौन है जो जन्म के समय साइनोसिस प्रदर्शित कर सकता है? तो आपको पता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो है यह आपके साइनोसिस उत्पन्न कर सकता है जन्म के समय। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। सबसे सामान्य देखिए हृदय रोग जो जन्मजात हृदय रोग होता है, एक होता है ए साइनोटिक और एक होता है आपका साइनोटिक। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है ना। तो सबसे सामान्य ए साइनोटिक जन्मजात हृदय रोग कौन सा है? ए साइनोटिक है, साइनोटिक नहीं है, ये मत कंफ्यूज होइएगा। तो सबसे सामान्य ए साइनोटिक जो जन्मजात हृदय रोग है वह कौन सा होता है? पल्मोनिक स्टेनोसिस, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट ASD, पेटेंट डक्टस आर्टेरियस PDA और ट्राई स्पीड आर्टेरियस TA। ठीक है, तो हमको बताना है ए साइनोटिक जन्मजात हृदय रोग सबसे सामान्य कौन सा होता है? तो यह ऑप्शन नंबर जो है पेटेंट डक्टस आर्टेरियस PDA इज द राइट आंसर। यह एक एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है। ठीक है, जो सबसे समान है। नेक्स्ट है नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा पेटेंट डक्टस आर्टेरियस यानी PDA। ठीक है, ये सब एक जन्मजात हृदय रोग है, ध्यान दीजिएगा। पेटेंट डक्टस आर्टेरियस को बंद करने की इच्छित दवा कौन सी है? ठीक है, अगर चाहते हैं आप कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियस को बंद किया जाए तो इसके लिए सबसे इच्छित दवा कौन सी है? तो इसके लिए सबसे इच्छित दवा इंडोमेथासिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रेनालाइन, प्रोस्टाग्लैंड। तो आपको पता होना चाहिए इसमें सबसे अच्छा PDO को बंद करने के लिए जो आपका दवाई है वह इंडोमेथासिन है। ठीक है, याद रखिएगा इंडोमेथासिन। नेक्स्ट है डक्टस आर्टेरियस की प्रत्यक्षता पेटेंसी रखने के लिए इच्छित दवा कौन सा है? अभी ऊपर आप लोग क्या देखें हैं, ध्यान दीजिएगा। इच्छित PDA को बंद करने के दवा, आप देख रहे हैं कि PDA को, ठीक है ना, PDO को यहाँ पे देख लीजिए डक्टस आर्टेरियस की प्रत्यक्षता पेटेंसी रखने के लिए इच्छित दवा कौन सी है? प्रोस्टाग्लैंड। ठीक है, क्या चीज़ है? प्रोस्टाग्लैंड है। उसके बाद आपका जो है पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो सबसे महत्वपूर्ण आंसर कौन सा है? ध्यान दीजिएगा इधर। तो जो सबसे समान दवा है पेटेंसी रखने के लिए PDA का वह प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है आपका एक अच्छा दवाई है PDA को पेटेंसी को रखने के लिए। नेक्स्ट है नवजात में पेटेंट डक्टस आर्टेरियस PDA को बंद करने के लिए दवा उपयोग में ली जाती है। कौन सा दवा उपयोग में ली जाती है? नवजात में पेटेंट डक्टस आर्टेरियस को बंद करने के लिए दवा उपयोग में ली जाती है। कौन कौन दवा? पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, A&B, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा माय डियर? तो राइट आंसर जो होगा इसका आपको कमेंट करके बताना है कि आपका नवजात में पेटेंट डक्टस आर्टेरियस को बंद करने के लिए कौन सी दवा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे पल्मोनरी रक्त प्रवाह कम हो जाता है। ठीक है, पल्मोनरी रक्त प्रवाह कम हो जाता है किससे? यहाँ पे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है अपने सामने, प्रश्न बहुत अच्छा है। पल्मोनरी रक्त प्रवाह कम हो जाता है, पल्मोनरी रक्त प्रवाह किसमें कम हो जाता है? VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट और ट्रंकस आर्टेरियस। तो आपको पता होना चाहिए माय डियर कि जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता है इसमें जो रक्त के प्रवाह है वह पल्मोनरी के तरफ कम हो जाता है, क्योंकि फेफड़ा के तरफ जैसे ही आपके ब्लड के प्रवाह कमेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन तो फेफड़ा से ही जो है ब्लड को जाता है ना। तो इसलिए जो है आपके पल्मोनरी रक्त प्रवाह कम हो जाता है। कब? जब आपके टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता है तब, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ख़त्म। नेक्स्ट प्रश्न है नवजात में लार टपकना किस असमानता को दर्शाता है? कहता है बच्चा है, नवजात शिशु है, उसमें अगर लार टपकने की असमानता दिखाई दे रही है तो वह क्या दर्शाता है? ट्रैकियोएस्फिगल फिस्टुला, TOF और एगोंगेलियन मेगाकोलोन, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन और हाइटल हर्निया। तो अगर बच्चे नवजात में लार टपक रहा है तो वह किसको जो है प्रदर्शित करता है? वह प्रदर्शित करेगा ट्रैकियोएसोफिगल फिस्टुला का। अब ट्रैकियोएसोफिगल फिस्टुला क्या है? आप लोग को पता होगा कि भोजन नली, श्वास नली
इधर का पेट का नली, ठीक है, इन सब में जो है आपस में असमानता होता है जुड़ने में। यही कारण है कि यह ट्रेकियोएसोफेगल फेस्टुला कहलाता है, ठीक है। आगे है सल्फेनोइड। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, फिर से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे कह रहा है कि सल्फोनामाइड का एक मुख्य दुष्प्रभाव क्या है। सल्फोनामाइड का एक मुख्य साइड इफ़ेक्ट कौन सा है। तो मुख्य साइड इफ़ेक्ट जो है वह आपका कौन सा है, रीनल कैलकुलाई, ठीक है, रीनल कैलकली। सल्फोनामाइड का जो है वह एक सबसे समान जो दुष्प्रभाव है वह रीनल कैलकली है। रीनल कैलकेनी का मतलब समझ रहे हैं, गुर्दा में पथरी होना, ठीक है, किडनी में पथरी होना रीनल कैलकली कहलाता है, ठीक है, इस चीज़ को। और यह सल्फोनामाइड का सबसे मुख्य जो है दुष्प्रभाव है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैं अभी बता दूं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु में इनमें से कौन सी दवा जो है निषेध है। शिशु को इनमें से कौन सी दवा है जो निरोध है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो शिशु में इनमें से जो सबसे कॉमन दवा है जो निरोध में है, जो निषेध है, जो नहीं देना चाहिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, बार्बिटूरेट, ठीक है, थियोफाइलिन, क्लोरोक्विन। तो माय डियर आपको पता होना चाहिए कि बार्बिटूरेट दिया जा सकता है, थियोफाइलिन भी दिया जा सकता है, क्लोरोक्विन भी दिया जा सकता है, लेकिन जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है यह एक एंटीबायोटिक दवाई है और यह सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है कंट्रा इंडिकेशन है, बच्चे के लिए नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको जो है दवाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको जो है पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी बनता है, ओके। ग्रे बेबी सिंड्रोम का विपरीत प्रभाव क्या है। ग्रे बेबी सिंड्रोम का विपरीत प्रभाव यहाँ से हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ को माय डियर आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा कि मैं जो है यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिए। कह रहा है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम का सबसे विपरीत जो है प्रभाव कौन सा है, किसका है, किस दवा का प्रभाव है जिसमें बच्चा ग्रे बेबी सिंड्रोम से जो है प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है क्लोरामफेनिकल एक ऐसी दवा है जिसमें जो बेबी होते हैं वो ग्रे बेबी सिंड्रोम से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कहता है पेनिसिलिन की परीक्षण खुराक यानी टेस्ट डोज डैश मार्क से दी जाती है। अगर आपको पेनिसिलिन का, ठीक है, जैसे एम्पिसिलिन होता है, ठीक है, बहुत सारे सीन वाला जो दवाई होगा वह पेनिसिलिन ग्रुप का होता है। और ये पेनिसिलिन ग्रुप का दवाई का अगर आप टेस्ट करते हैं कि किस में ये दवाई फिट होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए जो है आप किस मार्ग से देंगे, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, किस मार्ग से देंगे, तो यह आप देंगे इंट्राडर्मल मार्ग से, ठीक है। इंट्राडर्मल मार्ग से हम पेनिसिलिन का खुराक का जांच करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे माय डियर, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, आप लोग ज़बरदस्त तरीके से देखिए। कहता है ड्रग एंड्यूस्ड एनाफाइलेटिक शॉक की ऐच्छिक दवा है। कहता है कि ड्रग एंड्यूस्ड में सबसे जो ऐच्छिक दवा है, ड्रग ऑफ चॉइस है एनाफाइलेटिक शॉक का, वह कौन सा दवा है। एड्रीनेलाइन, बेटामेथासोन, डोपामाइल, नोराड्रेनिल, ठीक है। तो इन दवाओं में से ऐच्छिक दवा कौन सा है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, एनाफाइलेटिक शॉक का। तो एनाफाइलेटिक शॉक का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वह एड्रीनेलाइन होता है, ठीक है। एड्रीनेलाइन जो है वह आपके ड्रग ऑफ चॉइस है, किसका, एनाफाइलेटिक शॉक का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए है, निम्नलिखित में से पेनिसिलिन में कौन सी सबसे लंबी अवधि की क्रिया वाली है। इन पेनिसिलिन की दवाई में सबसे लंबी अवधि की क्रिया वाली कौन सी है, हमें यहाँ पे बताना है। पोटेशियम फेनथेंसिलिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन जी और बेनेथामिन पेनिसिलिन। तो इन जो चारों में से है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है जिसका लॉन्ग लास्टिंग वर्क होता है, ज़्यादा देर तक यह काम करता है, वह दवा है बेंजाथिन पेनिसिलिन, ठीक है। बेंजाथिन पेनिसिलिन यह लंबे ड्यूरेशन की दवा है जिसकी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एक्शन रहता है, ठीक है ना। आगे है, कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में से
जो है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक पेनिसिलिन नहीं है। कहता है कौन प्राकृतिक पेनिसिलिन नहीं है, यानी नेचुरल कौन नहीं है। एम्पिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन जी। तो हमको इसमें बताना है कि कौन जो है आपके प्राकृतिक पेनिसिलिन नहीं है। तो माय डियर, जो एम्पिसिलिन होता है यह एम्पिसिलिन प्राकृतिक नहीं है। बाकी ये तीनों बेंजाइल पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पेनिसिलिन और प्रोकैन पेनिसिलिन जी, यह सब के सब जो है आपके प्राकृतिक है, बट ए वाला नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे चलूँ। आगे बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए। कहता है कि प्राथमिक सिफिलिस, प्राइमरी सिफिलिस के लिए इच्छित दवा कौन सा है। मतलब प्राइमरी अगर किसी को सिफिलिस होता है तो चूँकि सिफिलिस एक संक्रामक बीमारी है, तो इसमें ज़्यादातर क्या काम में आएगा, ज़्यादातर इसमें काम आएगा एंटीबायोटिक। तो सिफिलिस में इच्छित दवा, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है प्राइमरी सिफिलिस में। एम्पिसिलिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। तो कौन सा दवा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है बेंजाथिन पेनिसिलिन, यह ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्राइमरी सिफिलिस का। ठीक है, तो बेंजाथिन पेनिसिलिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब कोई भी दवा आप अपने मन से मत लीजिएगा बगैर डॉक्टर से दिखाए हुए। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आ गया आपके लिए कि कहता है कोलोन यानी बृहदांत, यानी सबसे बड़ा जो आंत का भाग है कोलोन, उसका सबसे छोटा भाग कौन सा है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि कोलोन का सबसे छोटा भाग कौन सा है। आरोही बृहदांत, अनुप्रस्थ बृहदांत, अवरोही बृहदांत, अवगृहांत बृहदस्त्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, आरोही। आरोही जो बृहदांत होता है, बृहदांत मतलब आंत का सबसे बड़ा भाग, वही बृहदांत होता है। तो यह कोलोन का सबसे छोटा भाग आरोही बृहदांत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टेरियर अमाशय। अमाशय के पिछले वाले धमनी यानी गैस्ट्रिक आर्टरी किस ब्रांच है। ठीक है, गैस्ट्रिक आर्टरी धमनी किस ब्रांच का है, किसका ब्रांच का है। बाईं आमाशयक धमनी, दाईं आमाशय धमनी और स्प्लेनिक धमनी, हिपेटिक धमनी। तो माय डियर, जो पोस्टेरियर अमाशय के जो पिछली वाले धमनी है वह जो है स्प्लेनिक धमनी का एक ब्रांच है। ठीक है, तो ये चीज़ें को ध्यान में आपको रखना है। ओके, नेक्स्ट है, कहता है पोर्टल सीरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, फल्स है। यानी पोर्टल सीरा के बारे में कौन सा गलत कथन है, ये बताना है। तो पोर्टल सीरा में जो सबसे गलत कथन है वह कौन सा है, तो माय डियर, पोर्टल सीरा के बारे में जो गलत कथन है कि अग्नाशय के गर्दन के पीछे बना होता है, बाइल पुटी एंटेरियर और दाईं तरफ, अमाशय डिओडेनल धमनी बाईं और एंटेरियर तरफ होती है। ठीक है, और ये जो है डिओडेनम के दूसरे भाग में पीछे होती है। ठीक है, तो जो पोर्टल सीरा होता है वह कथन असत्य ये है कि यह डिओडेनम के दूसरे भाग में पीछे जाती है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, इस चीज़ को जो है आप लोग यहाँ पे ध्यान करके रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है कोलोन का सबसे छोटा भाग कौन सा है। कोलोन का सबसे छोटा भाग अभी ऊपर में पढ़ाए हैं कि यह अवरोही बृहदांत होता है सबसे छोटा। ठीक है, उसके बाद है इन्फीरियर यहाँ पे देख लीजिए, इन्फीरियर मिजेंट्रिक धमनी की ब्रांच है। मतलब इन्फीरियर जो है मिसेंटिक धमनी की ब्रांच है, मिसेंटिक धमनी की ब्रांच है। आंतरिक इलियक धमनी, बाह्य इलियक धमनी, उदरीय चाप, सुप्रिय मेजेंट्रिक धमनी। तो इसका राइट आंसर जो होता है वह आपका जो होगा उदरीय चाप। उदरीय चाप जो होता है यह मिसेंट्रिक धमनी की ब्रांच है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है बर्नस ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे, बर्नर ग्लैंड्स कहाँ पे पाई जाती है। तो बर्नर ग्लैंड्स जो होते हैं वह आपके जेजुनम में, ड्यूडेनम में, इलियम में, ऑल्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि बर्नर्स ग्लैंड्स जो है वो ड्यूडेनम में पाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ड्यूडेनम में। कहता है पायर्स पेचस उपस्थित होते हैं कहाँ पे, पायर्स पेचस उपस्थित होते हैं इलियम में। ठीक है, इलियम में पायर्स पेचस उपस्थित होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, कहता है आयरन लगभग पूरी तरह अवशोषित होता है कहाँ पे। आयरन पूरी तरह कहाँ पे अवशोषित होता है, पेट में, ड्यूडेनम में, जेजुनम में, इलियम में। तो जो आयरन है वह
पूरी तरह अवशोषित ड्यूडेनम में होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, कहता है HCl अमाशय का pH मान कितना होता है। तो HCl अमाशय का जो pH मान होता है वह 0.2, 0.8, 1.2, 1.8। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका HCl का 0.8 होता है pH मान। और आपको पता है 7 से जैसे ही कम होता है तो 7 से कम जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा एसिड माना जाता है। और यहाँ पे तो ये 0.8 है, तो समझ सकते हैं कितना भयंकर जो है अम्लीय रहता है HCl। ठीक है, जो अमाशय से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, निम्न में से पेरिटियल कोशिका से उत्तेजित होकर उदर से स्रवन होता है सिवाय किसके। कहता है कि निम्न में से पेरिटियल कोशिका, अब ये तो बात क्लियर हो गया कि पेरिटियल सेल कहाँ होता है। पेरिटियल सेल उदर में ही होता है, पेट में ही होता है। ठीक है, और ये आपके पेरिटियल कोशिका से क्या स्रावित होता है, एक को छोड़कर। कौन ऐसा है सिवाय जिसपे बाकी 3 तो स्रावित होगा, यह पेरिटियल कोशिका से, लेकिन एक नहीं होगा। ठीक है, कौन सा, तो एसिटाइकोलिन, सोमास्टोटिन, क्रेस्टेटिन और हिस्टामिन। तो माय डियर, पेरिटियल कोशिका से आपका एसिटाइल कोलिन स्रावित होगा, गैस्ट्रिन भी स्रावित होगा, हिस्टामिन भी स्रावित होगा, लेकिन सोमास्टोटिन स्रावित नहीं होगा। यह ऑप्शन नंबर जो है सही है। ठीक है, विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है। विटामिन के का संश्लेषण यकृत, बृहदंत जीवाणु, त्वचा, रक्त वाहिनीय। तो जो आपके विटामिन के का जो सिंथेसिस होता है वह बृहदंत जीवाणु, ठीक है, यही करता है आपके सिंथेसिस। ठीक है, बृहदंत जीवाणु। अब यहाँ पे बच गया है कि जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम का मुख्य अभिव्यक्ति होती है। कहता है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम का मुख्य अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन होती है क्या चीज़, पेरिटल अल्सरेशन, वाटरी दस्त या पानी जैसे दस्त, हाइपरग्लाइसेरिया, हाइपोकैल्सेमिक टिटनी। तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा पेरिटल अल्सरेशन। पेरिटल अल्सरेशन जो होता है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम का मुख्य अभिव्यक्ति होता है पेरिटल अल्सरेशन। और एक लास्ट में आज बच गया है आयरन का, ठीक है, आयरन का अवशोषण होकर स्रावन के किसके द्वारा होता है। आयरन का अवशोषण एब्जॉर्प्शन होकर किसके द्वारा सिक्रेशन होता है। विटामिन सी, फाइटिक अम्ल, रेशे वाला भोजन, प्रोस्टोफेरेट। तो जो विटामिन सी होता है इसके द्वारा जो है यह आयरन का अवशोषण होकर विटामिन सी के द्वारा यह जो है स्रावन करता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 48 प्रश्न दिखाया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाया। अब आपका काम है इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और 1 बार 2 बार रिवाइज करना ताकि आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।